मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। केबीएस इंटरव्यू देने वाले सभी मेरे साथीगण को बहुत सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ कि आप केबीएस इंटरव्यू देने से पहले यानी कि अंतिम क्षण से पहले किस तरह से अपने आप को तैयार करें, किस तरह से अपने आप को मजबूत करें, किस तरह से आप अपने आप को सकारात्मक रखें, आत्मविश्वास से भरे रहें और कहीं पर भी डगमगाए नहीं। तो इसके लिए फटाफट से आप बने रहिए मेरे साथ और जल्दी करिए मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के साथ मैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलती हूँ। उन सभी शिक्षकगण जो आगे अपने सफलता प्राप्त करने वाले हैं, केबीएस के केंद्रीय विद्यालय संगठन में भावी शिक्षक बनने वाले हैं, कुछ समय वो स्थायी पद पर शिक्षक के रूप में तैनात हो जाएंगे, तो उन्हीं के लिए फटाफट से मैं लेकर चलती हूँ। और फ्रेंड्स, हाँ, ये उनके लिए भी है जो कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे हम भी लगे हुए हैं, आने वाले और भी कैंडिडेट्स हैं। तो उन सभी भाई और बहनों के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो कि जो इंटरव्यू से पहले आपको एकदम से रेडी करने हैं और एकदम से बढ़िया से तैयार होके जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरव्यू के अंतिम क्षण से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो बातें क्या हैं? यदि आप टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी से हैं तो फ्रेंड्स, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। वो ये हैं कि किस तरह से आप अपने आप को आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में प्रेजेंट कर पाते हैं, इंटरव्यू से फेस टू फेस अपने आप को दिखा पाते हैं, कैसे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास। दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहीं से मिल गए। एक तो आपकी विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि आप केबीएस का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपसे कोई हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी, जाहिर सी बात है आप हिंदी से हैं तो सीबीएसई में आप ये सोचेंगे कि जो बुक्स लगी हैं वो पढ़ के मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि जाहिर सी बात है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हमारे आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, तो उनको पढ़ना कैसे भूल सकते हैं। उन्हीं के आधार पर तो हमारे अन्य काल बांटे गए हैं, जैसे कुछ आगे हिंदी को विस्तार रूप दिया गया है, तो उनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और वहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके आराम से बन सकते हैं। तो प्लीज़ अभी फटाफट से कुछ शॉर्ट्स आपने नोट्स बनाए हो या जिन पर फोकस हो आपको जो अच्छी बुक लग रही है इसमें सब कुछ प्रॉपर मिल जाए, तो अच्छे से हिंदी साहित्य का इतिहास और अपने विषय पर एक अच्छी सी पकड़ रखिए, बेसिक उसको पहले से क्लियर करके रखिए। दूसरा, हिंदी में गद्य विधाएँ और अंतर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न तो ऐसे साधारण है, इनके तो ये बेस है कि हिंदी में गद्य विधाएँ और अंतर, हिंदी का उद्भव और विकास। यानी पहले आपको क्या करना है, हिंदी में गद्य और विधाएँ, यहाँ तक आपको क्या करना है, इनको पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। हिंदी में गद्य विधाएँ कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी होने के साथ साथ इसमें आपसे अंतर भी पूछ लेते हैं कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है, आत्मकथा और रेखा चित्र में क्या अंतर है, उपन्यास और निबंध में क्या अंतर है, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो इस तरीके से जो हमारी हिंदी की गद्य विधाएँ हैं कितनी हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनमें क्या क्या अंतर है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर है यहाँ पर हिंदी का उद्भव और विकास, बेहद महत्वपूर्ण है कि हिंदी का उद्भव, हम हिंदी के शिक्षक बनने जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। इसकी जानकारी सटीक, कम शब्दों में, संक्षिप्त और बढ़िया जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इन पे ज़रा फोकस करिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास और वाक्य शुद्धि। बात करूं मैं यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जो अक्सर मैंने जो 1-2 गेस्ट टीचर के केबीएस के इंटरव्यू दिए हैं, जो मुझसे पूछा गया, मैं पहले कई वीडियो में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि एक तो मुझसे वाक्य शुद्धि पूछा गया था, ठीक है, एक वाक्य शुद्धि, दूसरा था अलंकार, समास। बस मुझे जहाँ तक याद है अपने इंटरव्यू में मुझसे ये 3 चीज़ें पूछी गई थी कि वाक्य शुद्धि, समास और अलंकार। तो वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, संधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे सभी महत्वपूर्ण है। तो इन पे आपकी थोड़ी इतनी पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि जब भी वो इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अलंकार की बात करूँ तो फ्रेंड्स, आजकल ट्रेंड में कि अलंकार में अंतर पूछते हैं, है ना, 2 अलंकार में से दे देंगे, जैसे आपका पूछ लेंगे श्लेष और यमक में क्या अंतर है। अब तो डीपली चले जाइए, श्लेष यमक तो बहुत पीछे रह गए हैं। आगे जैसे आपके आता है दीपक अलंकार है, पुनरोक्ति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार में क्या, दृष्टांत या यमक में क्या अंतर है, इस तरह से अलंकार पूछ लेते हैं।
तो अलंकार का अंतर बहुत ज़रूरी है। समास में आपको समास का पता होना चाहिए, इनका विग्रह करेंगे तो कौन समास होगा और किस समास में कारक विभक्ति लगती है, किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, किस समास में भगवान का नाम आता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में कुछ शब्द ऐसे जो आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय मुझसे लिखवाया था, उज्ज्वल मुझसे लिखवाया था, और आपका और भी हैं जो कुछ है, उज्ज्वल है आपका, और अंतर्राष्ट्रीय है, और शब्द श्रृंगार है, ठीक है, और अतिशयोक्ति है, और आपका और भी इस तरह से शब्द बनेंगे जो शुद्धि वाक्य शुद्धि वाले होंगे। तो इन पर अपना अच्छे से कमांड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपको अभी रेडी नहीं किए हैं, तो फटाफट से कर लेने चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के काल, ठीक है, जाहिर सी बात है हिंदी का साहित्य का इतिहास बनाया तो हमारे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है, जो है आपका पहला आदिकाल। आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसमें से आप पूछ लिए जाते हैं कि अपभ्रंश काल की कोई 2 रचनाएं बताइए, है ना, अपभ्रंश काल की रचनाएं पूछ लेंगे आपसे। यहीं पर आपका सिद्ध है, रासो है, ये रचनाएं पूछ ली जाएंगी आपसे। यहाँ पर आदिकाल को आपको अच्छे से, एक तो इसमें महत्वपूर्ण तो चारों ही हैं फ्रेंड्स, लेकिन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। भक्तिकाल से जाहिर सी बात है भाई 2 धाराओं में बांटा, सगुण और निर्गुण, तो पूरी अच्छी जानकारी भक्तिकाल में होनी चाहिए। एक अंतर जो महत्वपूर्ण है, सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कैसे डिफाइन करें। कम शब्दों में अच्छे से उनको बताइए कि सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति लीला का अवतार है, जो कि निर्गुण में नहीं है, ये अंतर हो गया। उसके बाद रीतिकाल, मैंने ये जब इंटरव्यू दिया है फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझसे रीतिकाल की परिभाषा ही पूछी गई। यहाँ तक कि जब मैंने अपने यहीं लोकल स्कूल में CBSE स्कूल ज्वाइन किया था, तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे रीतिकाल की परिभाषा पूछी गई थी, और रीतिकाल कितने भागों में बांटा गया ये पूछा था, और रीति सिद्ध के या रीतिबद्ध के कभी पूछ लिए गए थे, ठीक है, यहाँ पर भी और KBS में भी। तो रीतिकाल जब मैंने देखा कि इतनी बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि रीतिकाल में लोग अटकते हैं। तो इसलिए आप रीतिकाल को जो टॉपिक है आपका, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। हो सके तो इनके देव घनानंद आलम बिहारी, इनके बारे में थोड़ी अच्छी सटीक जानकारी लेकर जाइए। तो रीतिकाल, इनके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स ये। उसके बाद आधुनिक काल, हम सभी जानते हैं कि आज जो हमारे लगा हुआ है क्रम में आधुनिक काल लगा हुआ है। फिर आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है ना, तो ये भी पता होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र काल, अपने नहीं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन काल कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद जिस शहर, गांव, ज़िले से हैं आप, वहाँ की प्रसिद्ध जगह, कवि या लेखक। जाहिर सी बात है कि आप जिस जगह से हैं, ये आसपास नज़र घुमा के देख लीजिए कि आप जिस जगह से हैं वहाँ पर क्या ऐसी कोई कवि, क्या कैसी प्रसिद्ध जगह, या कोई वहाँ की प्रसिद्ध ऐसी रचना, या प्रसिद्ध कोई भी लेखक हो, उनके विषय में सटीक और अच्छी जानकारी लेकर जाइए। ज़रूर वहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा, कोई शक नहीं है इसमें फ्रेंड्स। तो अच्छे से तैयारी करके जाइए अपनी जगह की, जिस जगह का नाम है, वहाँ की लोकेलिटी है, जो कोई फेमस चीज़ है, स्कूल है, मंदिर है, जो भी है, आप अच्छे से तैयार करके जाइए इस चीज़ को। उसके बाद वर्तमान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, मैं बता दूं यहाँ पर जहाँ प्रसिद्ध जगह, जैसे कि मैं मैनपुरी ज़िले से हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो कमलेश्वर जी रहे हैं, काफ़ी फेमस कवि हैं, बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं। तो वो यहाँ से, तो मुझे अगर मौका मिलता तो मैंने अच्छी तैयारी कर रखी थी, है ना। तो यहाँ से एक और लेखिका हैं जिनका संबंध मैनपुरी से रहा है, उनके फादर यहाँ पर शायद DM या SDM के पद पर रहे हैं, जिन्हें अभी बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। रेत समाधि पर आप जान ही गए होंगे, गीतांजलि श्री, जी हाँ, उनका भी संबंध काफ़ी टाइम तक मैनपुरी से रहा है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं अपने अपने शहर से जुड़ी, तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फिर वर्तमान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला, है ना। तो मुझे भी याद था, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कि बद्रीनाथ को तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह के लिए मिला था। 2022 में बद्रीनाथ को तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऐसे ही और पुरस्कार जो हैं उनकी जानकारी आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए, छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए। अगर अभी टाइम है 2-4 दिन का, तो फटाफट से एक रिवीजन अच्छे से कर लीजिए फ्रेंड्स। ये बताने का मतलब यही था कि
ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होगा इस टाइम, बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई होगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ा क्या भूला, सब अभी सब कुछ भूले और घबराहट हो रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, परेशान नहीं होइए, बस कुछ ये पॉइंट्स हैं ज़रूर फोकस करिए, वही पॉइंट्स हैं जो मैंने फेस किए हैं। क्योंकि KBS तो KBS है, इंटरव्यू आपका गेस्ट टीचर पे हो या गवर्नमेंट, मुझे लगता है अधिकांश वही सब होते हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते, चाहे वो गेस्ट टीचर का हो चाहे आपका ओरिजिनल पोस्ट के लिए हो, है ना। तो जो चीज़ें खुद से झेली हुई हैं और समझी हैं वो आपको बता रही हूँ, तो आप फटाफट से ये नोट डाउन करके अच्छे से इन पर फोकस करिए फ्रेंड्स। ज़रूर आपको यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पक्का मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।